हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम क्या पढ़ाते हैं, इतिहास। मेरा नाम है सुनील सर और हम इतिहास पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। बहुत दिनों से बीच में गैप हो गया था, चलिए फिर से उपस्थित हूँ। नया मुलाकात है तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते होंगे। आज हम पढ़ाएंगे मगध मगध राजवंश। मगध राजवंश मगध राजवंश मगध राजवंश में 4 वंश आते हैं। पहला आता है, पहला का नाम होता है हर्यक वंश, दूसरा का नाम शिशुनाग वंश, तीसरा का नाम नंद वंश, चौथा मौर्य वंश। इन चारों वंशों को हम तो एक वीडियो में पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए हम पहले हर्यक वंश पर चर्चा करेंगे। ठीक, हर्यक वंश में ये हर्यक वंश है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। देखिए बिंबिसार कहा जाता है और बिंबिसार ही मगध को विस्तार के लिए 3 प्रकार की कूटनीति अपनाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की कूटनीति अपनाते हैं। ठीक, पहला कूटनीति वैवाहिक कूटनीति, दूसरा युद्ध नीति, तीसरा आपका मैत्री नीति। ठीक, तो यही सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते होंगे। चलिए हम चर्चा करने के लिए देखिए, जबकि शुरुआत में मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, शुरुआत में मगध एम्पायर बहुत छोटा ही था, बहुत छोटा ही। ठीक, देखिए भारत के मैप के अनुसार देखिए, ये है मगध एम्पायर। ये आप छोटा देख रहे हैं ना, ये भारत है। पूरे भारत में ये मगध एम्पायर है। अब मगध एम्पायर के उत्तर में वैशाली और इधर अंग और ये मगध हो गया। और वर्तमान में देखिए आप मगध एम्पायर कितना बड़ा है। ठीक, वर्तमान में देखिए ये मैप में, तो उस शुरुआत में ऐसा था मगध एम्पायर, मगध राजवंश। उसके बाद मगध राजवंश में कितने वंश आते हैं? कितने वंश आते हैं? 4 वंश आते हैं। 4 वंश को आज हम बारी बारी कर पढ़ना है, उसमें से एक को उठाकर हर्यक वंश को। देखिए मगध राजवंश में कितने वंश? 4 वंश। कितने वंश है? 4 वंश। तो पहला का नाम है, बोलिए मेरे साथ बोलिए, पहला का नाम है हर्यक वंश। पहला का क्या नाम है? हर्यक वंश। इसका समय है 544 से 412 ईसा पूर्व। 544 से 400, हर्यक वंश का 544 से 412 ईसा पूर्व तक इसका समय काल है। दूसरा नंबर पर आता है जब हर्यक वंश का पतन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा नंबर पर आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का समय काल है 412 से 344 ईसा पूर्व। ठीक, तीसरा में आता है नंद वंश। नंद वंश का समय काल है 344 से 324 ईसा पूर्व। और मौर्य वंश का समय काल है 322 से 185 ईसा पूर्व। ठीक, तो ये सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे, खास करके हर्यक वंश पर। ठीक, हर्यक वंश पर चर्चा करेंगे। हर्यक वंश में बिंबिसार के, अजातशत्रु के बारे में, उदयन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, इसको पितृहीनता क्यों कहा जाता है हर्यक वंश को, ये सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो जैसे दोस्त ये बात तो हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, ये बिंबिसार है। अब बिंबिसार को ही आज हम चर्चा करेंगे। देखिए ये है, अब हम क्या पढ़ाएंगे? हर्यक वंश। क्या मेरे लल्ला? हर्यक वंश। क्या मेरे प्यारे दोस्त? हर्यक वंश। हर्यक वंश में आज हम चर्चा करेंगे बिंबिसार, तो दूसरा नंबर पर करेंगे अजातशत्रु, तीसरा नंबर पर करेंगे उदयन। ठीक, तो पहले बिंबिसार, ये बिंबिसार है, तो बिंबिसार पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। तो बिंबिसार को देखिए, बिंबिसार का समय काल है 544 से 492 ईसा पूर्व। अब कहिएगा, अरे मेरे प्यारे दोस्त, हमको कहिएगा कि हमको समय इतना याद करना पड़ेगा? जी नहीं, एक मतलब ऑलमोस्ट रखिए, इतना इतना 500 इतना इतना के बीच में है। इतिहास का मतलब तथ्यों को, फैक्टों को याद करना नहीं होता है। इतिहास का मतलब सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, ये सब को देखा जाता है, विश्लेषण किए जाता है, विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण से जो हमारे वर्तमान में स्थिति चलता है, सब चीज जो चलता है, जो वो गलतियां होगी, हम गलतियों को दोबारा हम गलतियां ना करें, इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है।
इतिहास पढ़ने से कभी नहीं ये होता है कि फैक्ट को, तथ्य को याद करना पड़ता है, इसका रानियां, इसका कौन सा युद्ध नहीं लड़ा, ये सब इतिहास का मतलब नहीं होता है। अगर 1000 पहलू होता है तो 1000 पहलू में से एक पहलू है, आप लोग सिर्फ राजनीतिक इतिहास को बात करते हैं, जबकि बात करना चाहिए क्या, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, ये सब विषयों पर चर्चा करें। ठीक, ये सब को विश्लेषण कर किए जाते हैं, तब होते हैं क्या, तब इसको कहते हैं इतिहास। जो गलतियां हो गया इतिहास में, उससे हम दोबारा गलतियां ना हो, इसलिए। तो देखिए, तो पहला राजा का नाम है हर्यक वंश, बिंबिसार। बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मगध राजवंश का। ठीक, तो बिंबिसार, देखिए मगध का वास्तविक शासक बिंबिसार है। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। बोलिए मेरे साथ, बोलिए तो, मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। उसके बाद आरंभिक राजधानी, मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी, क्या थे, राजगिरी, इसको राजगिरी भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद राजगिरी है, ये राजगिरी है ना, ये राजगिरी है, ये राजगिरी चारों ओर से पहाड़ियों से, बारीकन से घिरा हुआ था राजगिरी। ठीक, देखिए मगध के विस्तार के लिए, कौन मगध के विस्तार के लिए, बिंबिसार ने, बिंबिसार का माइंड पकड़ लिया, इसका है ना, ये मगध साम्राज्य को विस्तार करने के लिए शुरुआत में ही बता दिए 3 प्रकार की कूटनीति अपनाते हैं ये। ठीक, देखिए मगध को विस्तार के लिए 3 प्रकार के कूटनीति अपनाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है वैवाहिक नीति, दूसरा है युद्ध नीति, तीसरा है मैत्री नीति। पहले हम चर्चा करेंगे वैवाहिक नीति पर। ठीक, इतिहास में कहा जाता है, इतिहासकार के अनुसार बिंबिसार को 500 रानियां थी। कितने रानी, 500। हम 500 रानियां को चर्चा नहीं करेंगे, 4 प्रमुख हम पत्नियों को चर्चा करेंगे, महाकौशल, ये सारे, ये सब अम्रपाली, यानी आप नाम सुने होंगे। ठीक, तो हम जानते थे दोस्तों क्या, कि वैवाहिक नीति ना, तो वैवाहिक नीति देखिए, बिंबिसार ने मगध को विस्तार करने के लिए 3 प्रकार की कूटनीति अपनाए थे, वैवाहिक नीति और मैत्री नीति और युद्ध नीति। 3 प्रकार के कूटनीति अपनाए थे, और आज हम अब तीनों नीतियों को चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। देखिए वैवाहिक नीति में क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहासकार के अनुसार 500 रानियां थी। कितने, 500 रानियां। अब सोचिए, अभी आपके पास मात्र 2 वाइफ दे दिया जाए, क्या होगा। ठीक, तो उस समय में 500 रानियां थी, 500। ठीक, तो 500, अब इतिहासकार के अनुसार ये बता रहे हैं, है कि नहीं वो हम नहीं जानते, इतिहासकार के अनुसार, लेकिन 4 प्रमुख पत्नियां थी, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए महाकौशली, पहला का पत्नी का नाम है महाकौशली। महाकौशली है ना, कौशल, महाकौशली से शादी क्यों की बिंबिसार, क्योंकि उनको मगध को विस्तार करना है, बिंबिसार के माइंड को पकड़े, मगध को विस्तार करना है, इसलिए शादी करते हैं। देखिए महाकौशली से विवाह किए। ये कौशल नरेश के प्रसेनजीत की बहन थी सॉरी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौन, महाकौशली। ठीक, दहेज में क्या दिया था, काशी। दहेज में क्या दिया था, काशी। लेकिन दहेज लेना वर्तमान में संविधान में बिल्कुल ये अपराध के रूप में माने जाते हैं। अगर आप लोग भी दहेज माइंड में बिठा चुके हैं कि हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हमको दहेज लेना है, तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं, विनती जोड़ते हैं, आप लोग दहेज लेना आज से निकालिए। सिर्फ पेपर में लिखने वर्ड से नहीं होता है कि हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज के खिलाफ है। ठीक, आप दहेज लेना बंद कीजिए। जो समाज में, जो सोसाइटी में दहेज ले रहा है या दहेज किसी को दे रहे हैं, या बहन हो या सिस्टर हो, कोई बहन हो या भाई हो, ठीक, उसको भी मना कीजिए। ठीक, दहेज लेना एक अपराध है, ये क्रिमिनल लॉ में रखा जाता है। प्रीति में पढ़ाते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस। देखिए तो दहेज में क्या दिए थे, काशी। इसीलिए ना बिंबिसार ने विवाह किए, किससे, महाकौशली से, क्योंकि इनको क्या मिल गया, काशी, बनारस मिल गया, जो वर्तमान में बनारस है, बिंबिसार का प्रॉपर्टी था। ठीक, अब देखिए
दूसरा पत्नी का नाम है छेलना, छेलना, छेलना सॉरी छेलना, ठीक। और तीसरा तीसरा पत्नी का नाम है सॉरी क्षेमा। तीसरा पत्नी का नाम क्या है? क्षेमा। और चौथा पत्नी का नाम है आम्रपाली, आम्रपाली। अजात शत्रु का नाम सुने हैं? अजात शत्रु, ये है अजात शत्रु, अजात शत्रु। अजात शत्रु के इसका मम्मी है इसका मम्मी शायद ये छेलना है, ठीक। ये महाकौशली इसको कहते हैं सेतेली माँ, आपके भाषा में, मेरे भाषा में भी सेतेली माँ ही कहा जाता है। ये सब हो गया आम्रपाली सब, ठीक। तो चौथा पत्नी का नाम क्या है? आम्रपाली। जो ये आम्रपाली है ना, ये वैशाली की गायिका थी, वैशाली की गायिका। ये बिंबिसार ने वैशाली पर भी अटैक करते हैं, लेकिन ये असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। कौन? बिंबिसार। तो फिर इसका बेटा, किसका? बिंबिसार का बेटा आते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु फिर वैशाली पर विजय प्राप्त करते हैं ना। तो देखिए ये आम्रपाली हो गया, क्या है? आम्रपाली, चौथा पत्नी का नाम। अब देखिए युद्ध नीति है, ये क्या है? अब दूसरा नीति अपनाते हैं, क्या दोस्तों? युद्ध नीति। क्या अपनाते हैं? युद्ध नीति। युद्ध नीति देखिए, अंग महाजनपद के शासक बदमदत्त थे। बदमदत्त को पराजित करके अंग अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौन? बिंबिसार। अगर वैवाहिक से नहीं मानते थे तो फिर ये युद्ध करते थे, ठीक। तो ये साम्राज्य में मिला लिया किसको? अंग महाजनपद को, बदमदत्त शासक को पराजित करके, ठीक। बिंबिसार, ये आप समझ गए। देखिए अंग महाजनपद के शासक बदमदत्त को पराजित करके, बदमदत्त को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक। अब देखिए अब आता है मैत्री नीति। अगर वैवाहिक नीति से भी काम नहीं चला, युद्ध नीति से भी काम नहीं चला, तब दोस्ती करते थे, मैत्री नीति। अब देखिए मैत्री नीति में जैसे देखिए अवंती के नरेश चंड प्रद्योत, अवंती के नरेश कौन है? चंड प्रद्योत। नरेश माने राजा, नरेश माने राजा। तो अवंती के नरेश चंड प्रद्योत, ठीक, कि पोलिया की बीमारी को दूर करने के लिए बिंबिसार ने जीवक नामक को भेजा। देखिए हुआ क्या, अवंती के नरेश चंड प्रद्योत थे, ठीक। वो बहुत बीमार पड़ गए थे, पोलिया से ग्रसित हो गए थे चंड प्रद्योत, ठीक। जब बीमार पड़ गए तो इनके पास बहुत सारे चिकित्सक आए, लेकिन इनको बोला कि ये एक्सपायर डेट हो गया है, ये हमसे अब नहीं समझ सकता है और कृपया हमको क्षमा कीजिए, ठीक। यानी कि डॉक्टर आए, बोले कि हमसे ये सॉरी, ये हमसे नहीं समझ सकता है चंद प्रद्योत, ठीक। ये राजा थे, तो ये राजा का शर्त कुछ रख दिए, जो हमको ठीक कर देगा उसको हम उस साम्राज्य को, बहुत सारे क्षेत्रों को दे देंगे। तो बिंबिसार के दिमाग तो टंटना आ गया, बिंबिसार तो ऐसा ही राजा को खोजते थे। बिंबिसार बोला कि किधर है प्रभु, हो प्रभु किधर है? तो ये आया यहाँ पे कि मैत्री चंड प्रद्योत के, तो बिंबिसार ने क्या किए? बोले जीवक एक चिकित्सक थे, जीवक जाओ तुम चंड प्रद्योत को ठीक कर देना, ठीक। तो उसका कुछ क्षेत्र साम्राज्य को मेरे पास आ जाएगा। तो ये क्या करें, मतलब बिंबिसार ने तो जीवक नामक वेद को भेजा। जीवक नामक वेद को जैसे ही भेजा तो ये क्या हुआ, तो तो उसके बाद ठीक हो जाने के बाद, झलका मतलब दिखाई दे रहा है, तो ठीक हो जाने के बाद क्या हुआ, इसको कुछ क्षेत्रों दे दिए। तो चंड प्रद्योत ने जीवक नामक से वेद से ठीक हो गए हैं। ठीक हो जाने के बाद बिंबिसार को बहुत सारे क्षेत्र उसको पुरस्कार में दे दिए ना। अब देखिए, अब कुछ लॉजिक लगाइए। अब इसका बेटा कौन है? बिंबिसार का। देखिए हमने क्या बोला दोस्तों, बिंबिसार। देखिए बिंबिसार का पुत्र है अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु। देखिए शत्रुओं को नाशक करने वाले अजात शत्रु, ठीक। तो बिंबिसार के पुत्र का नाम अजात शत्रु। अजात शत्रु कहते हैं पिताजी ने
पिताजी कौन थे? बिंबिसार। अजातशत्रु कहते हैं, देखिए ये है अजातशत्रु, ये है बिंबिसार। अजातशत्रु कहते हैं पिताजी, पिताजी आप अपना सिंहासन अब छोड़िए, हमको भी दीजिए, अब कितना शादी कीजिए, ठीक, अब कितना शादी कीजिएगा, प्रभु हमको सिंहासन दीजिए। कौन कह रहे हैं? अजातशत्रु कह रहे हैं बिंबिसार को कह रहे हैं। बिंबिसार बोले सबर रखो, सबर रखो, बिंबिसार रखिए ना, दीजिए हमको अब सिंहासन, हमको बैठने दीजिए, अब हमको भी शादी ब्याह करना है, कि सिर्फ आप बूढ़ा भी हो गए, आप ही शादी ब्याह कर रहे हैं। तो अजातशत्रु फिर क्या करते हैं? तो फिर अजातशत्रु बिंबिसार सिर छोड़ने को तो तैयार नहीं था, ठीक, तो अजातशत्रु क्या करते? भाला लेकर गए, ऐसे करके पेटे में घुस दिया, बस। उसके बाद बिंबिसार उसके बाद खत्म हो जाने के बाद आते हैं अजातशत्रु। कौन आते हैं? अजातशत्रु, अजातशत्रु आते हैं, ठीक। अब ये देखिए, अब ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। गद्दी पर बैठ जाने के बाद थोड़ा ये पूरा, ये भी इसका भी साम्राज्यवाद की नीति था अजातशत्रु, ठीक। फिर ये सोचते हैं मेरा पापा जी है बिंबिसार कि कहाँ वैशाली पर अटैक किए थे, वहां पर पराजित हो गए। फिर ये अटैक करते हैं अजातशत्रु, फिर अटैक करते हैं वैशाली पर, फिर वहां विजय प्राप्त हो जाते हैं ना। फिर हम आते हैं, ठीक है दोस्तों, अब हम जान गए थे क्या? मतलब बिंबिसार जान चुके हैं ना। अब बिंबिसार के बाद आता है अजातशत्रु, पिता के तो भाला होकर हत्या कर दिए। उसके बाद आते हैं अजातशत्रु। देखिए बिंबिसार जैन धर्म से प्रभावित थे, जैन धर्म कहीं न कहीं उसका कहा जाता है कि इतिहासकार के अनुसार कि जैन धर्म भी अपना लिए थे। लेकिन अजातशत्रु है ना, तो ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, बौद्ध धर्म भी अपनाए थे। देखिए अजातशत्रु इसको पुनिक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अजातशत्रु के अन्य नामों क्या है, तो पुनिक है। इसका समय काल है 492 से 460 बीसी। बीसी माने ईसा पूर्व। देखिए अजातशत्रु कौशल नरेश की पर्शियन जीत से युद्ध हुआ। किससे युद्ध हुआ? तो अजातशत्रु और पर्शियन जीत में क्या हुआ? दोनों में युद्ध हुआ। अजातशत्रु और पर्शियन जीत में दोनों में युद्ध हुआ। उसके बाद तो ये पराजय हो गए। कौन पराजय हो गए? पर्शियन जीत पराजय हो गए, ठीक। देखिए फिर बाद में दोनों समझौता कर लिए। समझौता किस लिए किए? अब देखिए पर्शियन क्या है, पर्शियन जीत की पुत्री का विवाह करेंगे अजातशत्रु से। अजातशत्रु ये जो है पर्शियन जीत भी है ना, इसका भी माइंड कहीं न कहीं बहुत चालाक है, ठीक। कौटिल्य कहते हैं कि राजा का दिमाग हमेशा लोमड़ी की तरह होना चाहिए, ठीक। ये भी कहते हैं कौटिल्य जी, चाणक्य जिसको कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। देखिए अब पर्शियन जीत की पुत्री कौन है? वजीरा। दोनों तो समझौता हुआ, अजातशत्रु और पर्शियन जीत में दोनों में क्या हो गया? दोनों समझौता कर लिए, युद्ध हुआ, पर्शियन जीत की हार हुई। उसके बाद दोनों समझौता कर लिए। उसके बाद पर्शियन जीत की पुत्री वजीरा, पर्शियन जीत की पुत्री वजीरा से विवाह अजातशत्रु से दोनों विवाह कर लिए, ठीक। अब देखिए तो वजीरा का विवाह किससे हो गया? तो अजातशत्रु से हो गया। बोलिए मेरे साथ, किससे साथ हो गया? वजीरा का विवाह किससे हुआ? अजातशत्रु से, ठीक। अब देखिए अजातशत्रु को गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष, कितने 8वें वर्ष, जैसे मान लीजिए, ठीक, कोई अजातशत्रु है, ये अजातशत्रु है, इसके 8वें वर्ष चल रहा था तो गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। देखिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक, यानी कि मृत्यु हो गया था गौतम बुद्ध का, ठीक, 8वें वर्ष के अजातशत्रु के बाद, ठीक। देखिए इसलिए अब देखिए अजातशत्रु, इसलिए राजगिरी यानी कि राजगीर जिसको आप बोलते हैं बिहार में जो है, राजगीर की सातकर्णी गुफा में, तो सातकर्णी गुफा कहाँ है? तो राजगीर में है सातकर्णी गुफा। तो सातकर्णी गुफा में, ठीक, बौद्ध धर्म को संरक्षण करने के लिए, ठीक, महाकाश्यप के अध्यक्ष में प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 483 ईसा पूर्व में। देखिए अजातशत्रु के 8वें वर्ष चल रहा था। महात्मा गौतम बुद्ध का
निधन हो गया, मृत्यु हो गया। उसके बाद सातकर्णी गुफा में संरक्षण दिए उसको, विचारों को एकदम बुक लिखवाए, ठीक, विनय पिटक ये सब सारे बुक लिखाए। और ठीक, उसके बाद ये सारे बात हुआ। उसके बाद प्रथम बोध संगीति हुआ सातकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में। देखिए अजात शत्रु है ना, दो प्रकार के तोप चलाए थे। कितने प्रकार के? दो तरह। एक है रथ मूसल, ये रथ मूसल देखिए, ये है रथ मूसल, ये है महाशिला कंटक, ठीक। और रथ मूसल है ना, रथ मूसल पत्थर फेंकने वाले, ये जो देख रहे हैं ना, ये पत्थर फेंकने वाले क्या है? पत्थर फेंकने वाले तोप थे। लेकिन महाशिला कंटक दरवाजा तोड़ने वाला, महाशिला कंटक दरवाजा तोड़ने वाले तोप है, ठीक। यही सब बात है। अब देखिए इतना बात तो हम बता दिए हैं। देखिए अब हुआ क्या, तो इनका भी पुत्र होगा। इनका पुत्र था उदाइन। क्या था? रुकिए एक सेकंड, यहाँ पे आपको झलक रहा है ना, दिखाई दे रहा है? देखिए उदाइन, उदाइन, उदाइन साहेब आते हैं। इसका अजातशत्रु के पुत्र उदाइन, उदाइन करते हैं पिताजी दादाजी को हत्या आप ही किए थे। कौन कर रहा है? उदाइन कर रहा है, उदाइन कर रहा है पापा अजातशत्रु से। दादाजी पिताजी दादाजी को आप ही हत्या किए थे, भाला लेकर आए, ये हमको भी शादी ब्याह करना, हमको भी गद्दी पर बैठने, तो अजातशत्रु को भी खत्म कर दिया, ठीक, भाला घोप कर। ये हो गया। तो सॉरी, तो फिर अब उदाइन आते हैं, उदाइन भी आते हैं। उदाइन है ना, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। किसको राजधानी बनाते हैं? पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र जिसको वर्तमान में भी हम पटना कहते हैं, ठीक। पाटलिपुत्र पटना को राजधानी बनाते कौन? उदाइन बनाते हैं, ठीक। फिर उदाइन, बस इतना ही रखिए, इंपोर्टेंट है। दो ही शासक है हर्यक वंश का इंपोर्टेंट, एक है बिंबिसार, एक है अजातशत्रु, तीसरा नंबर में उदाइन। उदाइन के बाद भी ये अयोग्य शासक, उतना उसको योग्य नहीं माना जाता है, फिर भी है, ठीक। फिर कहीं के देखिए हर मगध राजवंश का राजा, हर, ठीक, वो सभी साम्राज्य विस्तार के लिए हर नीति अपनाते थे। तो उदाइन भी कुछ नीति अपनाए भी, और ये उदाइन है ना, तो किसका राजधानी बनाए? पाटलिपुत्र का राजधानी बनाए। किसका राजधानी बनाए? पाटलिपुत्र का। अब देखिए फिर उदाइन कहता है, उदाइन का भी पुत्र आता है, उदाइन का भी पुत्र आता है। थोड़ा हम फिर इस पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक। शत्रु हम बता दिए हैं। तो अजातशत्रु के बाद आते हैं उदाइन। उदाइन भी भाला घोप कर, ठीक, तो हत्या कर दिए। अजातशत्रु खाना खाते थे उस समय। तो देखिए हुआ क्या, अब उदाइन आते हैं। उदाइन को हम उदय भद्र के नाम से भी जाना जाते हैं। किस नाम से? उदय भद्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसका समय काल है 460 से 444 ईसा पूर्व, 460 से 444 ईसा पूर्व इसका समय काल है। देखिए अब देखिए उदाइन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपसे पूछा जाए कोई भी एग्जाम में, मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र राजधानी कौन सा राजा ने बनाया, तो आप बिंबिसार को नहीं मारिएगा। बिंबिसार अजातशत्रु, ठीक, राजगिरी को राजधानी बनाए थे। लेकिन उदाइन आते हैं, अजातशत्रु के पुत्र उदाइन आते हैं, ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। यहाँ पर पाटलिपुत्र का राजधानी किसने बनाया? तो उदाइन आएगा यहाँ पे, ना कि बिंबिसार। बिंबिसार वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का, ठीक, हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। अब बिंदुसार का कॉन्सेप्ट अलग चल जाता है। देखिए ये है बिंबिसार, ये है बिंदुसार। बिंदुसार ये मौर्य वंश का, ये हर्यक वंश का, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, नाम भी डिफरेंट है। देखिए लिख देता हूँ एक बार, ये है पहले बिंबिसार, ये हर्यक वंश का है, लिख लीजिए आप लोग नोट में, बहुत कंफ्यूज होते हैं ना। ये हर्यक वंश का है, ठीक, ये हर्यक वंश का है। अब देखिए लिखने उखने में दिक्कत हो जाती है, देखिए इधर। और दूसरा नंबर में है क्या चीज,
बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार है, बिंदुसार जो है ना ये है कौन सा वंश के, मौर्य वंश के, मौर्य वंश के। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इसमें बिंबिसार लग रहा है तो इसमें बिंदुसार लग रहा है। समझ रहे हैं ना बातों को, तो समझिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक कर लिए होंगे। अब देखिए, तो उदयभद्र ने यानी कि उदयभद्र या उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र कहाँ है, पटना में है। पटना कहाँ है, तो बिहार की राजधानी है। ठीक, तो ये राजधानी बनाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समान रूप से मानने वाला शासक था। कौन, उदयन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को समान रूप से मानने वाला शासक कौन थे, तो उदयन। कौन थे, उदयन। देखिए अब क्या हुआ, उदयन के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 3 पुत्र। कितने पुत्र, 3 पुत्र। पहला पुत्र का नाम है अनिरुद्ध, दूसरा का मंडक, तीसरा का नागदशक। ये तीनों बारी बारी करके अपने राज्य में शासन करते हैं, तीनों। ठीक, पहले हम आते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके करते हैं। लेकिन ये तीनों में से सबसे अंतिम शासक यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक। कौन है, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक। नागदशक है, ठीक, अंतिम शासक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये प्रश्न आ सकता है आपका एग्जाम में। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, नागदशक। कौन है, नागदशक। बोलिए कौन है, नागदशक। ठीक, अब ये हो गया। देखिए जिसकी हत्या बनारस में नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दिया। कौन कर दिया, शिशुनाग ने कर दी हत्या। किसको कर दिए हत्या, तो किसको हत्या कर दिए, इसको, नागदशक को। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दिए बनारस में। कहाँ पे, बनारस में हत्या कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, अब हर्यक वंश का ये अंतिम शासक था नागदशक। इसके बाद इसका सभ्यता पतन हो गया। सभ्यता नहीं, सॉरी, यानी कि इसका जो वंश था हर्यक वंश अब क्या हो गया, पतन हो गया, समाप्त हो गया। यहां से आता है कॉन्सेप्ट शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हत्या कर दिया था ना, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग ने कौन सा वंश की स्थापना करता है, शिशुनाग वंश में। तो शिशुनाग वंश पर हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक, तो आपको वीडियो कैसा लगा देखने में, अगर अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक, दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिए। फिर हम शिशुनाग वंश को लेकर आएंगे, नंदवंश, मौर्य वंश लेकर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।